हेलो बच्चों, आपका स्वागत है इस सीरीज के नए लेक्चर में। बच्चों, आई होप आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी रिएक्शन टाइम की, स्टॉपिंग डिस्टेंस की। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है काइनेमेटिक्स के अंदर। तो चलिए उसे डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फ्री फॉल की। बेटे, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी हाइट से ड्रॉप कराते हैं और वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर ग्राउंड पे गिरती है, तो हम लोग इसके मोशन को बोलते हैं फ्री फॉल। ऐसा करते वक्त जब हम किसी बॉडी को ड्रॉप कराते हैं, तो ऐसा करते वक्त बेटा उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हम लोग जीरो कंसिडर करते हैं, यानी 0 मीटर पर सेकेंड। और उस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से उसके पास एक एक्सेलरेशन आती है जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होती है, और जिसकी वैल्यू हम लोग g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। बेटा, जनरली जी की वैल्यू जो होती है वो हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चंस को या सॉल्यूशन को इजी करने के लिए जी नियरली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया जा सकता है। अगर पेपर में या क्वेश्चन में आप लोगों को ये बोला जाए कि जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है, तब तो आपको वही लेनी है। अगर नहीं बोला जाए तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है। कुछ बच्चों को जी की जो साइन है उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम रहती है कि जी कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है। तो देखिए बेटा, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो हम नीचे की डायरेक्शन को ही पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं। और क्योंकि आपका जो एक्सेलरेशन होता है या जो जी होता है वो नीचे की तरफ लग रहा है, ग्राउंड की तरफ लग रहा है, तो इस केस में जो हमारा जी होगा वो पॉजिटिव होगा। इज दैट ओके? सोचने का एक और भी तरीका है। आप सोचिए, जब आप किसी बॉडी को, किसी बॉल को एच हाइट से नीचे ड्रॉप करेंगे तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटने वाली है या बढ़ने वाली है? तो आप सोचेंगे कि सर उसकी वेलोसिटी तो धीरे धीरे बढ़ेगी। तो जब वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन जो है उस वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव लेंगे। इज दैट ओके टू यू? तो देखो बेटा, यहाँ पे u जो है वो जीरो हो गया और एक्सेलरेशन जो है वो g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब अगर ये बॉल आकर ग्राउंड पे गिरती है और जब ये ग्राउंड पे गिर रही है तो इसकी वेलोसिटी v है। इज डेट ओके? तो हम लोग डिस्टेंस भी लिख लेते हैं, या डिस्प्लेसमेंट जो है वो उसकी कितनी है, h, और वो भी नीचे की साइड है इसलिए पॉजिटिव ले रहे हैं। ठीक है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं थर्ड इक्वेशन से। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन राइट वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस। तो बेटे वी स्क्वायर तो हमें निकालना है, यू जीरो है, एंड ट्वाइस ऑफ ए की जगह हम रख देते हैं जी और एस की जगह रख देते हैं एच। तो वी की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, अंडर रूट 2 GH। अब देखते हैं बेटा, इस बॉल को या इस बॉडी को नीचे पहुंचने में टाइम कितना लगा। तो सोच के देखो, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, हम किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं, बट हम लोग यूज करने जा रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है बेटा वो क्या कहती है, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया। जिसने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं बेटा, वो पहले प्रीवियस लेक्चर्स जाए, उनको देखे, और फिर वापस इस लेक्चर पे आए ताकि आपको ये लेक्चर बेटर समझ में आए। बेटे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। सो बेटा, अब यहाँ पे s की वैल्यू तो x हो जाएगी, या h ले लेते हैं क्योंकि h नीचे आ रहा है, वो u जीरो है। तो हमारे पास आया हाफ ऑफ g t स्क्वायर, यानी कि टाइम की जो वैल्यू आ गई वो आ गई बेटे अंडर रूट 2h/g। तो फ्री फॉल के केस में अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे पहुंचता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है बेटे वो होती है अंडर रूट 2 GH, जहाँ पे g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और उसको जो टाइम लगता है बेटे वो लगता है t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h/g। तो इस डिस्कशन से हमें सबसे पहले ये याद रखना है कि जो वेलोसिटी है ग्राउंड पे पहुंचने की वो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 GH है, और जो टाइम है वो है अंडर रूट 2h/g। ठीक है, एज सिंपल एज डेट। ये आपको सबसे पहले याद कर लेना है। ठीक है। अब ये आंसर तभी वैलिड है जब u
0 मीटर पर सेकेंड था, यानी बॉडी को क्या कराया गया था बेटा, ड्रॉप कराया गया था। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि और क्या क्या इसके अंदर वेरिएशन आ सकती है, बट सबसे पहले इसके ऊपर ही एक प्रॉब्लम देखते हैं, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम। लेट अस सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग ड्रॉप करा रहे हैं, कितनी हाइट से ड्रॉप करा रहे हैं, लेट से 5 मीटर की हाइट से ड्रॉप करा रहे हैं। तो अगर इसको हम 5 मीटर की हाइट से ड्रॉप कराते हैं, तो वी वांट टू फाइंड द टाइम टू रीच द ग्राउंड, टू रीच द ग्राउंड एंड एंड velocity with which it strikes the ground, है ना, ग्राउंड पे कितनी वेलोसिटी से ये गिरेगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पर जो हाइट है वो कितनी है, 5 मीटर, और हमें ये भी पता है कि जी कितना लेना है हमें, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए चेक करते हैं। जो टाइम है वो हमने यहाँ पे निकाल रखा है, देखिए t इज इक्वल टू √2h/g। तो सीधा लिख देते हैं t इज इक्वल टू √2h/g। जैसे हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2h की वैल्यू है 5 और बाई जी 10 है, तो 10 से 10 कट गया, 1 सेकंड में ये नीचे पहुंच जाएगा। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी देखते हैं जिससे ये ग्राउंड पे टकराएगा। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी √2gh। तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 2 × g की वैल्यू बेटे 10 है और h की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि √100 बनने वाला है, तो 10 मीटर पर सेकेंड हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है जिससे ये ग्राउंड पे टकराएगा बेटे। जब वो यहाँ पहुंचेगा तो वेलोसिटी हो चुकी होगी 10 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम हो चुका होगा वो 1 सेकेंड हो चुका होगा। बेटे अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ देता कि बताइए कि वो आधे सेकेंड पर एट t इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड पे उसकी लोकेशन क्या थी, वो कहां पर था, है ना, तो कैसे करेंगे। तो देखिए यहां पर भी इस मोशन के अंदर भी बेटा एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, यानी कि g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तो उस जर्नी के दौरान हम लोग क्या लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगा ही सकते हैं। तो अगर आधे सेकंड के लिए पूछ रहा है तो आधे सेकंड के लिए हम लोग लिख लेते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। बेटे u तो 0 है क्योंकि ड्रॉप किया गया है, तो s की वैल्यू हो गई हाफ ऑफ जी की वैल्यू है 10, और आधे सेकंड के लिए हो गया ये 1/4, है ना, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर बनेगा। तो s की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 10/8 मीटर। इसका मतलब कि ये ऊपर से 10/8 मीटर्स पे था। ठीक है, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, 8 5 जा 40 आई गेस, है ना। तो 1.25 मीटर नीचे, तो नीचे से अगर हाइट देखें तो कितनी हो जाएगी, 3.75 हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से हम लोग लोकेशन भी बता सकते हैं। इज इट ओके बेटे, चलते हैं एक दो और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, अब हम लोग कहते हैं बेटा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको फ्री फॉल कराया गया है। ठीक है, इसको फ्री फॉल कराया गया है, इसको ड्रॉप किया गया है। कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड टू थर्ड सेकेंड, 3 सेकेंड टू थर्ड सेकेंड। अब आपको याद है लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी कि जो थर्ड सेकेंड है उसमें फिफ्थ सेकेंड में, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड में हम लोग आंसर कैसे देते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देखो बेटे, थर्ड सेकेंड और 3 सेकेंड में क्या अंतर है। जो 3 सेकेंड है उसमें तो पार्टिकल यहां से यहां तक मान लीजिए पूरा गिर रहा है, ये 3 सेकेंड हो गया। तो ये 3 सेकेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा बेटा, ये यहाँ तक 1 सेकेंड हुआ होगा, फिर यहाँ तक 2 सेकेंड हुआ होगा, फिर यहाँ तक 3 सेकेंड हुआ होगा। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये है 3 सेकेंड वाली। लेकिन थर्ड सेकेंड का मतलब क्या है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये थर्ड सेकेंड वाला है,
क्योंकि 2 के बाद जब 3 पहुंचा होगा तो यही थर्ड सेकंड का डिस्टेंस है। तो हमें बेसिकली जो रेशो लेना है वो यहां से यहां तक की डिस्टेंस और सिर्फ यहां से यहां तक की डिस्टेंस में लेना है। इज डेट ओके? तो अब देखते हैं 3 सेकंड का क्या खेल है। 3 सेकंड में हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकंड इज यूटी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एस की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0 क्योंकि यू 0 है, प्लस हाफ ऑफ जी, जी की वैल्यू है 10 इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर को क्या लिख दे बेटा? टी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? एस इज इक्वल टू 45 मीटर्स। इज इट ओके? तो 3 सेकंड में तो ये डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है। अगर हम थर्ड सेकंड देखें तो इन थर्ड सेकंड, अब किसी भी nth सेकंड के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? nth सेकंड के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। तो थर्ड सेकंड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा u प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। तो बच्चों अब इस जर्नी का u तो 0 है। अगर u 0 है तो s3 हम लोग क्या लिख देंगे? a है 10/2 इंटू 2, n की वैल्यू 3 हो गई इंटू -1। तो 2 5 जा 10 एंड यहां से भी 5 बचेगा तो 25 मीटर। तो बेटे इस जगह पे तो ये 25 मीटर चला है, लेकिन टोटल ये 45 मीटर चला है ना? तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3, और इसको लिख देते हैं थर्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड इज इक्वल टू 45/25। तो किससे काट दे इसको? 5 9 जा एंड 5 5 जा। तो आई गेस रेशो कितना आ गया? 9/5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों बहुत आसानी से हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस यहाँ पे कर सकते हैं अगर वो बॉडी फ्री फॉल कर रही है। ठीक है, इसमें एक दो चीजें और सीखते हैं। चलिए, सपोज करिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो फ्री फॉल कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब अगर ये ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री फॉल कर रहा है तो हम लोग इंटरेस्टेड हैं इस बात को जानने के लिए कि ये जो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है ये अलग अलग टाइम इंटरवल में कितनी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करने जा रहा है, कितनी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सपोज करो बच्चों कि यहां से जब ये ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप कराया तब टाइम कितना था? t इज इक्वल टू 0। अब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, जब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड हो चुका था तब ये कितनी नीचे आ गया था? लेट से ये s1 डिस्टेंस नीचे आ गया था। तो s1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। s1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ ऑफ g इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगी 5 मीटर। इज डेट ओके? तो ये आ गया बेटा 5 मीटर। अब देखते हैं t इज इक्वल टू 2 पे क्या हो चुका होगा। t इज इक्वल टू 2 पे ये थोड़ा और नीचे आ गया होगा। ठीक है, तो लेट से t इज इक्वल टू 2 पे जो इसकी डिस्टेंस हो चुकी होगी वो होगी हाफ ऑफ g इंटू 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 20 मीटर। तो ये अब नीचे आ चुका है बेटे 20 मीटर, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गई s2 इज इक्वल टू 20 मीटर। जब t इज इक्वल टू 3 सेकेंड हो चुके होंगे, है ना बेटे, 3 सेकेंड हो चुके होंगे, तब ये कितना नीचे आ चुका होगा? तब ये लेट से आ चुका होगा s3। और S3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? S3 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर, दैट इज 9। तो ये हो जाएगा 45 मीटर। तो बेटे ये नीचे आ गया है 45 मीटर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हम इन डिस्टेंसेस का जो रेशियो है, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड टू द डिस्टेंस ट्रेवल इन 2 सेकेंड टू द डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकेंड का रेशियो अगर हम देखें तो क्या आ रहा है? 5:20:45 एंड दैट इज 1:4:9। अगर मैं अपने बच्चों को बता दूं कि यहां पर अगर u 0 है तो s तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के, यानी कि अगर मैं डिस्टेंस का रेशो सीधा लिखना चाहता तो मैं सीधा लिख सकता था ना, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। क्योंकि जब 1 सेकेंड था तो 1 सेकेंड का स्क्वायर देखिए 1 आया। जब 2 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी तो 2 सेकेंड का स्क्वायर देखिए 4 आया, और 3 सेकेंड में करनी थी तो 3 सेकेंड का स्क्वायर 9 आया। इसका मतलब अगर आपको रेशो निकालना है तो डायरेक्टली टी स्क्वायर से आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब
अगर हम रेशो निकालना चाहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल टू 4 सेकेंड टू डिस्टेंस ट्रेवल इन 9 सेकेंड, तो सीधा रेशो आने वाला है 16:81। आई गेस आपको ये बात समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूं। अब इसी में एक और चीज देखिए, अगर हम लोग बात करें डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड की, है ना, तो अब देखो जो फर्स्ट सेकेंड की जर्नी थी वो तो यही थी ना। फर्स्ट सेकेंड की जो जर्नी थी वो तो सिर्फ इतनी थी। ये सेकेंड सेकेंड की जो जर्नी थी उसके बारे में जरा सोचो। सेकेंड सेकेंड की जो जर्नी थी उसके बारे में थोड़ा सा सोचो जरा। एक सेकंड को इसको मैं थोड़ा सही कर लेता हूं। हाँ, अब जरा सेकेंड सेकेंड की जर्नी सोचो। तो सेकेंड सेकेंड की जर्नी तो सिर्फ इतनी थी, है ना। तो अगर ये टोटल 20 मीटर है, ये टोटल 20 मीटर है और यहाँ पे 5 है, तो सेकेंड सेकेंड में इसने 15 मीटर ट्रेवल किया है। अगर थर्ड सेकंड की बात करो तो थर्ड सेकंड में तो सिर्फ इतना ट्रेवल किया है। और अगर ये पूरा 45 मीटर है और ये 20 है, तो थर्ड सेकंड में कितना इसने ट्रेवल किया? 25 मीटर। यानी कि अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट का रेशो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड का रेशो टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड का रेशो, तो वो आने वाला है 5:15:25। इसका मतलब 1:3:5। इसी रेशो को बेटा गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर भी कहते हैं। लॉ ऑफ ऑड नंबर, है ना, लॉ ऑफ ऑड नंबर। अभी इस पे क्वेश्चन भी देखेंगे। अब देखो, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये जो nth टाइम का डिस्टेंस है ये प्रोपोर्शनल है किसके? 2n-1 के। इसीलिए जब सेकंड 1 था तो प्रोपोर्शनैलिटी आ रही थी 1, यानी रेशो आ रहा था 1। जैसे ही सेकंड 2 हुआ तो आंसर आया 2 × 2 - 1 यानी 3। और जैसे ही 3 हुआ तो आंसर आया 2 × 3 - 1 यानी कि 5। तो 1:3:5 यानी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नाइन्थ अगर पूछा जाए तो मैं सीधे कह सकता हूं कि ये रेशो आएगा 2 × 4 - 1 रेशो 2 × 9 - 1। वो पूरी डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है। तो 8 - 1 7 रेशो 9 × 2 = 18 - 1 17। यही हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब जो हमारे ये लॉज या जो हमारे ये इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशंस को यूज करके भी हम सीधे मोशन इन ए प्लेन या मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चंस आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये लॉ ऑफ ऑड नंबर समझ में आया। लॉ ऑफ ऑड नंबर। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये लेसन ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक कर दे, है ना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी बॉडी को हम लोग अपवर्ड थ्रो कर दे, ऊपर फेंक दे, तब हमारे पास क्या चीजें होंगी। तो अ बॉल थ्रोन अपवर्ड। ठीक है, तो अगर हम किसी बॉल को ऊपर फेंक देते हैं तो लेट्स से कि ये हमारा ग्राउंड लेवल है और यहां से हमने किसी बॉल को बेटा यू स्पीड से ऊपर फेंक दिया। तो जब ये बॉल यू स्पीड से ऊपर जा रही है तो मैंने आपको बताया जिधर बॉल जाती है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए, उस डायरेक्शन को कंसीडर कर लीजिए पॉजिटिव। तो ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव कंसीडर कर ली। अब इस अपवर्ड जर्नी के बारे में अगर हम देखें तो ये बॉल कब तक ऊपर जाएगी? जब तक उसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। क्योंकि अगर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे जीरो नहीं होगी तब तो वो और ऊपर जाने की कोशिश करेगी ना। वो वहां पे वापस क्यों आएगी? वहां से वो तो और ऊपर जाती रहेगी। इसका मतलब वो जहां से वापस आ रही है बच्चों, वहां पर जाने पर वेलोसिटी जीरो हो चुकी है, तभी उसको वापस आना पड़ेगा। मैंने ये भी बात सिखाई थी कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और उसको वापस अपने पाथ को रिट्रेस करना है तो वो मोमेंटरली रेस्ट पे आता है। हमने ये डिस्कस कर लिया था पहले। अब देखो इसी बात को कंटिन्यू करते हैं। अगर वेलोसिटी जीरो है तो किसी भी टाइम पे जो इसकी एक्सेलरेशन है वो तो नीचे की तरफ जी है। अब क्योंकि ये एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी को धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है तो ये एक्सेलरेशन तो नेगेटिव होनी चाहिए, है कि नहीं। तो अब हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन -g है। तो जब अपवर्ड जर्नी की हम बात कर रहे हैं, अपवर्ड मोशन की हम बात कर रहे हैं,
तो हमारे पास ये तीन चीजें हैं। लेट्स से कि ये पार्टिकल h हाइट में पहुंच जा रहा है। कहाँ पहुंच जा रहा है बेटे? h हाइट पे पहुंच जा रहा है ग्राउंड से। तो अब हम लोग देखते हैं कि h हाइट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले टाइम देखते हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v हमारे पास जीरो है, u हमारे पास u है, a हमारे पास माइनस जी है और टाइम t है। तो t की वैल्यू आ गई बेटे u बाई जी। तो इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉल को अपवर्ड जर्नी के दौरान जो टाइम लगने वाला है, मतलब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए जो टाइम लगने वाला है, वो u बाई जी है बच्चों। इज दैट ओके? अब देखो कितनी डिस्टेंस ऊपर जाएगा यानी h। तो h की वैल्यू हो जाएगी यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो h की वैल्यू होगी बेटे u कितना है? u ही है। t कितना है? u बाई जी, है ना? तो अगर हम इसको लिखें u बाई जी प्लस हाफ ऑफ जी इंटू टी स्क्वायर, तो यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। तो बेटे यहां से क्या आ गया? यहां से आ गया यू स्क्वायर बाई जी। और यहां से क्या आने वाला है? देखो जी से जी कट जाएगा, यहां से आने वाला है यू स्क्वायर बाई टू जी, है कि नहीं? तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये कितना आ जाएगा? थ्री यू स्क्वायर बाई जी। ठीक। लेकिन यहाँ पे मैंने एक गड़बड़ कर दी ना। हमारा जो जी है वो तो माइनस में है ना? ये वाला जी जो है इसको माइनस में लेना पड़ेगा। तो बच्चों इसको माइनस में ले लेते हैं और इसको करेक्ट करते हैं। तो जैसे ही इस जी को अपन माइनस में लेंगे बेटा, नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, है ना? यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर बाई टू जी। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर आपने ये वाला जो जी है और ये वाला जो जी है इनको क्यों नहीं माइनस लिया? क्योंकि बेटा ये तो टाइम के पार्ट है, इसका साइन हम ऑलरेडी टाइम की डेरिवेशन में ले चुके हैं, तो यहाँ पे दोबारा साइन नहीं लेंगे और टाइम नेगेटिव होगा नहीं, टाइम की वैल्यू पॉजिटिव में ही रखी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग जी ले रहे हैं इस वाले केस में, तो यहाँ पर जो जी है वो तो मोशन की एक्सेलरेशन है, और मोशन की एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे डिसाइड किया अपवर्ड जर्नी के लिए माइनस, इसलिए हमें यहाँ पे इसको माइनस लेना पड़ेगा, नहीं तो देखा था आपने आंसर गड़बड़ आ गया था। तो h की वैल्यू होगी बेटे यू स्क्वायर बाई टू जी। ठीक है। तो कितनी हाइट पे जाएगा ये? यू स्क्वायर बाई टू जी। तो जब भी हम किसी पार्टिकल को या किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे अंडर ग्रेविटी, तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट होती है वो होती है यू स्क्वायर बाई टू जी। ये आपको लर्न करना है। और कितनी टाइम में ऊपर चला जाता है ये भी आपको लर्न करना है बेटे। अब हम इसकी डाउनवर्ड जर्नी के बारे में बात करते हैं। जब ये ऊपर पहुंच गया, जब ये कहां पहुंच गया? ऊपर पहुंच गया, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो चुकी है। इसका मतलब अब उसके बाद तो ड्रॉप वाला ही केस आ जाएगा। उसके बाद कौन सा केस आ जाएगा? ड्रॉप वाला केस आ जाएगा। तो अब सोच के देखो, अब इसकी जब ये नीचे आने लगेगा तो यू जीरो है। अब जी क्या करेगा? इसके वेलोसिटी को बढ़ाएगा ना बेटा। अब जी क्या करेगा? इसके वेलोसिटी को बढ़ाएगा, तो एक्सेलरेशन को अब प्लस जी लेना पड़ेगा। ठीक है। अब जब ये नीचे पहुंचेगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी v। ठीक है। अब सोच के देखो कि यहां पर एक्सेलरेशन g है और यहां पे हाइट कितनी है? h, क्योंकि ये h हाइट पहुंच चुका था। ठीक है। तो अगर हम अब इस मोशन के लिए लिखें v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, तो हमारे पास v की वैल्यू देखना क्या आने वाली है। v की वैल्यू, u तो जीरो है इस मोशन के लिए, टू जी एच, एच की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं यू स्क्वायर बाई टू जी। तो देखो बेटा टू जी से टू टी चला जाएगा, v की वैल्यू आ गई u। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तो उसी इनिशियल वेलोसिटी से पहुंचेगा जिस वेलोसिटी से इसको फेंका गया था। तो जब ये वापस नीचे आ रहा है बेटा, तो वापस नीचे आते वक्त जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तो उसी वेलोसिटी से पहुंचेगा जिस वेलोसिटी से फेंका गया था। बच्चों मुझे ये भी पता है कि ये जब नीचे आएगा तो इसको डाउनवर्ड जर्नी में जो टाइम लगने वाला है वो भी u बाई जी ही लगने वाला है। ठीक है। ये जरा आप लोग डिराइव करिए। आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग जरा सोचिए कि जब ये नीचे आएगा तो डाउनवर्ड जर्नी में जो टाइम लगने वाला है क्या वो भी u बाई जी है? इसका मतलब जो टोटल टाइम ट्रेवल है, जो टोटल टाइम लगने वाला है इसको ऊपर जाके नीचे आने में, वो कितने लगने वाला है? t अपवर्ड जर्नी का प्लस t डाउनवर्ड जर्नी का। तो टोटल टाइम जो है बेटा वो लगने वाला है टू यू बाई जी।
तो जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाता है तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाकर ग्राउंड पे वापस आने में जो टाइम लगाता है वो लगाता है 2u/g। ठीक है, तो अब इसको जरा नोट्स को अच्छे से बना लेते हैं यहाँ पे। लेट से कि हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार कंप्लीटली जो हमने सीखा। पहली चीज तो हमने ये सीखी बेटा कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यू से फेंक रहे हैं, यू से फेंक रहे हैं और ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, किसी हाइट पे पहुंच रहा है, तो बेटा ये जिस हाइट पे पहुंचेगा एच मैक्सिमम, है ना, इस एच मैक्सिमम की जो वैल्यू है वो आ रही है u²/2g। ये मैं आपके नोट्स बना दे रहा हूं याद करने के लिए। ठीक, तो ये एच हाइट ऊपर चला गया। जब ये वापिस आएगा, जब ये वापिस आएगा तो वापिस वही एच कवर करेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस 2u² by 2g हो जाएगी, क्योंकि एच का ट्वाइस होगा तो u²/g हो जाएगी। ये टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे आ गया। ठीक है, अब देखिए इस जर्नी में जब ये वापस ग्राउंड पे पहुंचा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? u के बराबर ही होगी, लेकिन इसका साइन जो है वो चेंज हो गया होगा, डायरेक्शन पलट जाएगी, डायरेक्शन पलट जाएगी। ये याद रखिएगा। वेलोसिटी अगर पूछेगा तो -u लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्शन पलट गया। अब इसका वेक्टर तो इधर है ना u का। इज इट ओके? और क्या चीज हम लोगों को इसमें पता करनी है? टोटल टाइम। तो टोटल टाइम होता है 2u/g, जो कि सम है ऊपर जाने के टाइम और नीचे आने के टाइम का। तो किसी भी बॉल को जब हम ऊपर थ्रो करते हैं किसी वेलोसिटी u से, तो उसमें ये सारी चीजें पूछी जा सकती है जो आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आई गेस आपको ये लेक्चर तो अच्छे से समझ में आ गया है। आपको चीजें ये क्लियर हो गई हैं कि किसी बॉल को ऊपर फेंकें या किसी बॉल को नीचे फेंकें या किसी बॉल को ड्रॉप करें तो चीजें कैसे एक्ट करती हैं। अगले लेक्चर में मैं इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लेके आने वाला हूं। तब तक आप इस लेक्चर को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हैव अ ग्रेट डे।